सोचो अगर हजारों साल पहले दिया गया एक श्राप आज भी जिंदा हो और अब उसका अगला शिकार तुम हो। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मौत की घाटी में उतरना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत होते ही बताया जाता है कि लाखों साल पहले राजकुमारी जिंग ने अपना खौफ कायम रखने के लिए एक श्राप बनाया था। जो भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता, उसके कंधे पर श्राप का निशान उभर आता और धीरे धीरे वही श्राप उसे तड़प तड़प कर मौत के मुंह में पहुंचा देता था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि यह श्राप एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक भी पहुंच जाता था और जो भी इंसान इस श्राप का शिकार होता वह 40 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाता था। और इस श्राप को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका था, ड्रैगन बोन और मुचैन ऑनर्ब को एक दूसरे से मिलाकर ही इस भयानक श्राप का अंत किया जा सकता था। कहानी अब वर्तमान समय में आ चुकी थी। हम प्रोफेसर सून को देखते हैं जो उसी ड्रैगन बोन पर लिखी रहस्यमयी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वही पहेली यह बता सकती थी कि आखिर मुचैन ऑनर्ब कहाँ छिपा हुआ है। उस पर लिखा था, दक्षिण दिशा में जहाँ ड्रैगन सोते हैं, एक ऐसी चट्टान जहाँ सांप रेंगते हैं और एक छिपी हुई जगह का रास्ता जो पानी की गुफाओं से होकर जाता है। लेकिन प्रोफेसर सून ड्रैगन बोन पर लिखी इन रहस्यमयी बातों का सही मतलब समझ नहीं पा रहा था। ध्यान से सोचने पर यह पहेली यूनान नाम की एक जगह की ओर इशारा करती थी। लेकिन इसके बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए वे चेन नाम के एक आदमी के पास जाते हैं। चेन पहले कुछ लोगों के साथ उसी रहस्यमयी जगह पर गया था जहाँ मुचैन ऑनर्ब मिलने की संभावना थी। लेकिन जब वह वापस लौटा तब वह पूरी तरह अंधा हो चुका था और उसके सभी साथी उस खतरनाक सफर में अपनी जान गंवा चुके थे। वापस आने के बाद किसी अज्ञात कारण से उसे एक मानसिक चिकित्सालय में रखा गया था जहां वह वर्षों से कैद था। प्रोफेसर के साथ हु बाई और एक लड़की शर्ली भी आए थे, लेकिन वह आदमी उन दोनों को बाहर जाने के लिए कहता है और सिर्फ शर्ली से ही बात करने पर जोर देता है। शर्ली उससे उस रहस्यमयी जगह तक पहुंचने का रास्ता पूछती है, लेकिन वह आदमी सीधे जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें करने लगा है। आखिरकार जब शर्ली उस पर ज्यादा दबाव डालती है तो वह गुस्से में आकर कहता है कि वे लोग कभी भी मुचैन और को हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसे पाने का रास्ता बेहद खतरनाक है और कोई भी इंसान उसे पार नहीं कर सकता। वह बताता है कि वहाँ के पहाड़ इंसानों की तरह जीवित हैं। वे कभी नहीं मरते, बल्कि उनका सोने और जागने का समय इतना लंबा होता है कि एक इंसान की पूरी उम्र भी उसका इंतजार नहीं कर सकती। इसके बाद चेन अपनी आंखें दिखाता है जो बेहद डरावनी दिखाई देती थी। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसकी आंखें किसी सामान्य इंसान जैसी नहीं लग रही थी। इसीलिए वह उन्हें दोबारा अपनी आंखों की तरफ देखने से मना करता है। फिर वह चेतावनी देते हुए कहता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें झुकना सीखना होगा। इतना कहने के बाद चेन और कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। इसके बाद इन लोगों की टीम उस जगह की ओर रवाना होती है जहां से उन्हें मुचैन ऑनर्ब की तलाश का सफर शुरू करना था। इस टीम में गोल्ड टूथ, फैटी और उसकी गर्लफ्रेंड कॉन्ग भी शामिल थे। सभी लोग एक बस में सफर कर रहे थे और अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन तभी पहाड़ के ऊपर से भूस्खलन हो जाता है, जिसकी वजह से रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है और बस आगे नहीं जा पाती। मजबूरन सभी को अपना सफर पैदल ही जारी रखना पड़ता है। चलते चलते सभी लोग एक होटल तक पहुंच जाते हैं। सबसे खास बात यह थी कि उस होटल को हु बाई की भाभी चलाती थी। लंबे सफर के बाद सभी लोग तय करते हैं कि आज की रात वे यहीं रुकेंगे। इसी दौरान हु बाई अपनी भाभी से ड्रैगन माउंटेन जाने का रास्ता पूछता है। इस पर उसकी भाभी बताती हैं कि वहां तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन वह रास्ता काफी समय से वीरान पड़ा हुआ है। रात में सभी लोग वहां के खूबसूरत नजारों का आनंद ले रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि वहां बड़ी संख्या में जुगनू मौजूद थे, लेकिन इन जुगनुओं की एक अजीब खासियत थी, उन्हें छूते ही वे जल उठते थे। तभी हु बाई की भतीजी उन्हें एक जार दिखाती है जिसमें इन जुगनुओं की रानी कैद थी। इसी वजह से बाकी सभी जुगनू भी उसके आसपास मंडरा रहे थे। अगले दिन ये सभी ड्रैगन माउंटेन के लिए निकल पड़ते हैं और नदी तक पहुंचाने के लिए हु बाई की भतीजी उनका मार्गदर्शन कर रही थी। थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार वे सभी उस नदी तक पहुंच जाते हैं। भतीजी उन्हें चेतावनी देती है कि रात होने पर वे सभी किसी ऊंची जगह पर चले जाएं, क्योंकि रात के समय नीचे की जमीन पर जहरीली गैस फैल जाती है। इसके बाद वे सभी पानी से भरी गुफा के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। तभी फैटी उस बोतल को निकालता है जिसमें जुगनुओं की रानी बंद थी, जिसे वह होटल से छुपा कर ले आया था। उसी समय गोल्ड टूथ को पानी में एक मछली दिखाई देती है। उसके साथ खेलने के लिए वह अपना हाथ पानी में डाल देता है, लेकिन गोल्ड टूथ को यह नहीं पता था कि उसकी यह छोटी सी गलती उन्हें एक बड़ी मुसीबत में डालने वाली है, क्योंकि वह मछली गोल्ड टूथ का हाथ काट लेती है, जिसकी वजह से उसका खून पानी में गिरने लगा है। दरअसल ये मछलियां खून की गंध से आकर्षित होती हैं और ये कोई आम मछलियां नहीं बल्कि इंसानों का मांस खाने वाली खतरनाक मछलियां थीं। इसके बाद पानी में हलचल शुरू हो जाती है, क्योंकि बड़ी संख्या में मछलियां उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थीं। कुछ ही पलों में वे उन पर हमला कर देती हैं। ये मछलियां बेहद तेज और ताकतवर थीं, लेकिन फिर भी सभी लोग किसी तरह उनसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और तभी एक जगह गुफा का रास्ता बहुत संकरा हो जाता है। टकराने से बचने के लिए सभी लोग
लोग समय रहते झुक जाते हैं, लेकिन फैटी उस चट्टान से टकराकर सीधे पानी में गिर पड़ता है। अच्छी बात यह थी कि उस समय वे जानलेवा मांसाहारी मछलियां उससे काफी दूर थीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि खतरा टल चुका था। फैटी तुरंत राफ्ट की ओर तैरने लगा है, जबकि उसके पीछे पीछे मांस खाने वाली मछलियां तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थीं। हालांकि इससे पहले कि वे खतरनाक मछलियां फैटी तक पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचा पाती, वह पूरी ताकत लगाकर राफ्ट पर चढ़ जाता है और मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बच जाता है। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं, बल्कि अब और भी बढ़ने वाली थीं। आगे बढ़ने पर उन्हें पता चलता है कि कई साल पहले लोगों की लाशों को इस गुफा में लटकाकर छोड़ दिया गया था। तभी गोल्ड टूथ एक मछली को ऊपर की ओर फेंक देता है और वह मछली जाकर एक लटकी हुई लाश से टकरा जाती है। इस टक्कर के कारण वहां टंगी हुई सभी लाशें हिलने लगी हैं। देखते ही देखते वे एक एक करके अपनी जगह से छूटकर नीचे पानी में गिरने लगी। इन्हें तो सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसी डेड बॉडी में खून चूसने वाले कीड़े लगे हुए थे, जो अब पानी से बाहर आकर इन पर हमला कर देते हैं। और कई सारे कीड़े हुबाई पर लग चुके थे, इसीलिए वह अपनी जैकेट फेंक देता है। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि गोल्ड टूथ ने आग निकालने वाली मशीन पकड़ी थी, उसी से वह सभी कीड़ों को जला देता है, जिससे इन्हें थोड़ी देर के लिए राहत मिली थी। लेकिन तभी इनकी राफ्ट तेजी से आगे बढ़ने लगती है। दरअसल आगे एक झरना होता है, पर ये कुछ कर पाते उससे पहले ही इनकी राफ्ट अलग अलग रास्तों में चली गई थी और फिर ये झरने में गिरकर जल्दी से पानी से बाहर आते हैं। उधर प्रोफेसर भी पानी से निकलकर आगे बढ़ रहे थे और तब यहाँ का नजारा देखकर हैरान हो गए, क्योंकि इस जगह पर कई सारी लाशों को पत्थर में बहुत साल पहले रखा गया था। उधर हुबाई भी आगे बढ़ रहा था और तभी उसे बड़े बड़े पंजों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही उनके पीछे एक बड़ा और खतरनाक मगरमच्छ आ चुका था। मगरमच्छ तुरंत ही इन पर हमला कर देता है और ये लोग भी जल्दी से साइड हट जाते हैं, पर वह शर्ली के पीछे पड़ जाता है और उसे बस खाने ही वाला होता है। लेकिन ऐन वक्त पर हुबाई आकर उसे बचा लेता है। लेकिन अब यह मगरमच्छ हुबाई की ओर बढ़ रहा था, इसलिए शर्ली उसका ध्यान भटकाती है और हुबाई पीछे से मगरमच्छ पर हमला करता है, लेकिन उसे एक खरोंच तक नहीं आती, मानो वह किसी पत्थर का बना हो। हुबाई शर्ली से प्रोफेसर को ढूंढने के लिए कहता है। उधर एक मगरमच्छ प्रोफेसर के पीछे भी पड़ा हुआ था, लेकिन शर्ली प्रोफेसर को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी थी। शर्ली इस वाले मगरमच्छ का ध्यान अपनी ओर खींचकर भाग रही थी और सामने से हुबाई के पीछे भी वही मगरमच्छ पड़ा था। और तभी हुबाई एक पेड़ की टहनी पकड़कर अपने साथ शर्ली को भी साइड कर लेता है, जिससे दोनों मगरमच्छों के बीच एक भारी टकराव होता है। इन्हें लगा कि इन्होंने मगरमच्छों को मार दिया है, लेकिन वे अभी भी जिंदा थे, इसलिए ये यहाँ से भागते भागते एक खाई तक पहुँच जाते हैं। यहाँ कूदने पर इन्हें चोट लग सकती थी, लेकिन अब इन मगरमच्छों से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए सभी जल्दी से खाई में कूद जाते हैं और फिर पत्थरों से टक्कर खाते खाते ये नीचे पहुंच जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी चैन की सांस ले पाते उससे पहले ही ये देखते हैं कि इस जगह पर कई सारे मगरमच्छ मौजूद है। यह देखकर इनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि अब इनसे बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता और अब थोड़ी देर में शाम होने वाली थी। और हुबाई की भतीजी ने बताया होता है कि शाम होने पर इस जगह पर जहरीली गैस फैल जाती है, इसीलिए इन्हें जल्दी से इस जगह से निकलना होगा। और तभी आसमान में जोर से बिजली कड़कती है, जिसकी वजह से मगरमच्छ इन पर हमला न करके शांत हो जाते हैं, क्योंकि मगरमच्छ बिजली की आवाज से डर रहे थे, इसीलिए दोबारा बिजली कड़कने पर ये लोग यहाँ से निकल रहे थे। लेकिन प्रोफेसर को एक मगरमच्छ गलती से अपनी पूंछ मार देता है, जिसकी वजह से प्रोफेसर एक पेड़ पर फंस जाते हैं। ये सब जैसे तैसे करके प्रोफेसर को छुड़ा लेते हैं, लेकिन अब सारे मगरमच्छ जाग चुके थे, इसीलिए हुबाई और शर्ली एक प्लान बना लेते हैं। शर्ली सभी मगरमच्छों को अपने पीछे भगाकर एक खाई में कूद जाती है, लेकिन उससे पहले नीचे छिपा हुआ हुबाई उसे पकड़ लेता है और शर्ली के पीछे आए हुए कुछ मगरमच्छ खाई के नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ मगरमच्छ बाकी थे जो इनके पीछे पड़े हुए थे। ये सब एक हैरान कर देने वाले उड़ते हुए टापू पर चढ़ रहे थे और मगरमच्छ भी इनके पीछे थे, इसीलिए हुबाई इस पेड़ को तोड़ने लगता है ताकि मगरमच्छ इन तक पहुंच न पाए। सभी लोग जल्दी से टापू के ऊपर आ जाते हैं। हुबाई भी नीचे गिरने से पहले टापू पर कूद जाता है और बाकी मगरमच्छ पेड़ टूटने की वजह से नीचे गिरकर खत्म हो जाते हैं। और अब आखिरकार ये सभी मगरमच्छों से छुटकारा पा चुके थे। इस टापू पर काफी मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होने की वजह से ये टापू हवा में उड़ता रहता है। और खास बात ये होती है कि इस टापू पर एक ही दिन में चारों मौसम बदल जाते हैं। ये सभी इसी टापू पर रात गुजारते हैं और फिर दिन होते ही टापू के दूसरी तरफ से नीचे उतरकर फूलों की जमीन से होते हुए एक गुफा में आ जाते हैं। गुफा के अंदर भी एक नदी थी और इनके आवाज करते ही पानी से एक बहुत बड़ा केकड़ा बाहर आ जाता है, जिसे देखकर प्रोफेसर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस केकड़े को कभी दर्द महसूस नहीं होता और बहुत ज्यादा चोट खाने पर यह वापस पानी में चला जाता है, जिससे उसकी सारी चोटें पूरी तरह भर जाती हैं। लेकिन डर के भागने की जगह ये सब उसका डट कर सामना करते हैं। प्रोफेसर उसके लिए खंभे पर रस्सी बांधते हैं ताकि केकड़े को उसी से फंसाया जा सके। कोई उसे ऊपर से मारता तो कोई नीचे से, और ऐसे ही ये सब उससे थोड़ी देर तक रोके हुए
हुए थे, लेकिन केकड़ा कॉर्न के पीछे पड़ गया था। कॉर्न उससे बचने के लिए ऊपर चढ़ने लगी थी, लेकिन केकड़ा उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन कॉर्न के नीचे गिरने से पहले फैटी उसे पकड़ लेता है और अब केकड़ा उनके सामने से हमला करता है, जिससे ये दोनों दूर जाकर गिरते हैं। हुबाई इस केकड़े को इनसे दूर ले गया था और प्रोफेसर भी इसके लिए जाल बिछा रहे थे और फिर जल्दी ही हुबाई और शर्ली केकड़े को अपने पीछे लाकर उस जाल में फंसा देते हैं। उस जाल में फंसने पर केकड़े के ऊपर बड़े बड़े खंभे गिर चुके थे, जिससे केकड़ा बुरी तरह घायल और फिर वह वापस उठ जाता है, लेकिन कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही वह पानी में चला जाता है ताकि अपने घाव भर सके। तभी हुबाई अपनी जैकेट को पानी के ऊपर तैरता हुआ देखता है, जिसे उसने पहले खून चूसने वाली मछलियों वाले पानी में फेंक दिया था, यानी कि यह नदी भी उसी मांस खाने वाली मछलियों की नदी से जुड़ी हुई है। इसीलिए हुबाई पानी में कूद जाता है और फिर घायल केकड़े का एक छोटा सा हिस्सा काट देता है और उसका खून पानी में मिलते ही उसमें खतरनाक मछलियों का झुंड आ जाता है जो उस केकड़े को खा जाते हैं। हुबाई के पानी से बाहर आने पर ये देखते हैं कि कॉर्न काफी चुप थी, जिससे इन्हें कुछ तो अजीब लगा और अचानक वह गिर जाती है। दरअसल कॉर्न को उसी वक्त भारी चोट लगी थी जब केकड़े ने उन पर हमला किया था, लेकिन उसने फैटी को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था और अब उसकी यहीं मृत्यु हो जाती है। इसीलिए वे कॉर्न को एक ताबूत में बंद करके पानी में छोड़ देते हैं ताकि वह वापस उसी पानी वाली गुफा तक पहुंच जाए और उसे अच्छी तरह से दफनाया जा सके। कॉर्न की मौत से इन सब का मन टूट चुका था, खासकर फैटी का। इसीलिए इन्हें लगता है कि इन्हें मुचैन ऑर्ब की खोज बंद करके वापस चले जाना चाहिए और प्रोफेसर की बात पर सभी मंजूरी दे देते हैं, लेकिन हुबाई वापस जाने से इनकार कर देता है क्योंकि अब तक वे बहुत दूर आ चुके थे और शायद ही कभी कोई इतना खतरा झेल कर यहाँ तक पहुँच पाया हो। इन्होंने कोई गलती नहीं की, फिर भी इन्हें राजकुमारी जिंग का श्राप लगा है और इन्हें अपनी जान की परवाह न करके बाकी लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। हुबाई की यह बात सुनकर शर्ली भी उसका साथ देने लगती है और ऐसे ही गोल्ड टूथ और फैटी भी उसके साथ मिल जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर इनके साथ न जाकर वापस जाना चाहता था ताकि कम से कम वह इनके मृत शरीरों को वापस ले जा सके। इसीलिए वह इनका इंतजार करेगा। ऐसा कहकर प्रोफेसर ताबूत में बैठकर चले जाते हैं। इसके बाद ये सब उस गुफा के ऊपर आ जाते हैं जहाँ एक बड़ा सा मंदिर था। आगे जाने पर इन्हें वही मुचैन और नर्ब रखा हुआ दिखाई देता है, जिसके लिए ये सब इतना खतरनाक सफर तय करके आए थे, लेकिन सभी उसके पास पहुंच पाते उससे पहले ही वहाँ कई सारे राक्षसी बिच्छू आ जाते हैं जो इन पर बिना किसी देरी के हमला कर देते हैं। ये सब उनसे खुद को बचाते हुए उन बिच्छुओं को रोके हुए थे और हुबाई इन सब से बचकर उस मुचैन ऑर्ब की ओर बढ़ता है और जल्दी से उस ऑर्ब को वहाँ से उठा लेता है। लेकिन अब कुछ तो अजीब होने लगा था क्योंकि यहाँ के सारे बिच्छू शांत हो चुके थे, मानो वे किसी से डर रहे हों और वे जल्द ही इस जगह से भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ अभी तक का सबसे खतरनाक कुछ होने वाला था क्योंकि इस जगह के पहाड़ टूटने लगते हैं और उस पहाड़ से एक विशालकाय सांप बाहर आता है जो हजारों सालों के बाद जाग रहा था। ये देखकर इन सब की रूह कांप जाती है क्योंकि उसे मार पाना तो दूर, उससे बचकर भाग पाना भी नामुमकिन लग रहा था। और चेन इसी सांप के बारे में बता रहा था जो लाखों सालों से जिंदा है और ऑर्ब की रक्षा करता है। लाखों साल पहले राजकुमारी जिंग ने मुचैन और नर्ब इसी सांप को दिया था, जिसकी शक्ति की वजह से यह सांप लाखों सालों तक जिंदा रहा और समय के साथ काफी बड़ा भी हो गया। लेकिन यह सांप इन्हें मारने की जगह बस स्थिर होकर घूर रहा होता है, मानो वह इन्हें कुछ कहना चाहता हो। शर्ली सांप की आंखों में देखने से मना करती है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि चेन इसी की आंखों में देखने की वजह से अंधा हो चुका था। हुबाई को भी चेन की बातें याद आने लगी हैं, जिसमें वह इन्हें जान बचाने के लिए झुकने को कहता था, लेकिन हुबाई सांप के सामने झुकने से इनकार करते हुए बाकी लोगों को भी सांप पर हमला करने को कहता है। लेकिन इन्हें पता था कि ये सब इस विशालकाय सांप को गलती से भी मार नहीं पाएंगे, इसलिए वे यहाँ से भागने लगे हैं। सांप भी इस जगह को तबाह करते हुए इनकी ओर बढ़ रहा था और तभी इस भाग दौड़ में फायर फ्लाइज की वह बोतल गिर जाती है, जिससे फायर फ्लाइज की रानी जाग जाती है और रानी के जागते ही सारे फायर फ्लाइज इसी तरफ आने लगते हैं। हुबाई को याद आता है कि रानी के जलते ही बाकी फायर फ्लाइज भी रानी के साथ जल जाती हैं। इसलिए हुबाई उन फायर फ्लाइज से सांप पर हमला करने वाला था, लेकिन सांप के हमलों की वजह से बोतल दूर गिर जाती है और बोतल टूटने की वजह से फायर फ्लाइज आजाद हो चुकी थी। लेकिन समय रहते क्वीन को प्रोफेसर पकड़ लेते हैं। दरअसल प्रोफेसर भागे नहीं थे और फिर प्रोफेसर उसी जलती हुई क्वीन को लेकर सांप के अंदर कूद जाते हैं, जिससे उनकी जान तो चली जाती, लेकिन अब बाकी फायर फ्लाइज भी सांप के अंदर आ चुकी थी और अपनी क्वीन के मरने पर खुद को जला रही थी, जिसकी वजह से सांप भी जलने लगा है और बस थोड़ी देर में वह विशालकाय सांप जलकर अपनी जान खो देता है। इसके बाद ये सभी कॉर्न की लाश लेकर मेनलैंड वापस आ जाते हैं और फिर ड्रैगन बोन के साथ मुचैन और नर्ब को मिला देते हैं, जिससे इनका श्राप खत्म हो जाता है और इसके साथ ही इस मूवी का भी यही अंत होता है। अंत में जिस इलाज के पीछे सब भाग रहे थे वह असल में श्राप की ही एक और परत निकली जो उम्मीद का रूप लिए थी। फ्लेम फ्लाई क्वीन मार्गदर्शक नहीं बल्कि एक ट्रिगर थी जिसने उससे भी भयानक चीज जगा दी। स्नेक किंग कभी मकबरे की रखवाली नहीं कर रहा था, मकबरा उसी की वजह से बना था। प्रोफेसर सन एक अनजान विद्वान से अंतिम बलिदान
मैदान तक बदल जाता है और सबको बचा लेता है, जबकि श्राप सिर्फ इसलिए खत्म होता है क्योंकि वह इंसानों के मरने से ऊब जाता है। कोई जीता नहीं, बस हारना बंद हो जाता है।